सोचो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें बोले कि तुम गलत हो और सिर्फ तुम जानते हो कि सच क्या है, तो क्या तुम सच के साथ खड़े रहोगे? आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने आसमान को देखा और दुनिया की सोच बदल दी। उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। 1564 इटली का पीसा शहर। एक नॉर्मल सा बच्चा पैदा होता है। उसका फ्यूचर किसी को नहीं पता, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज क्लियर थी। जो कहा जाता है जरूरी नहीं वो सच हो। गैलीलियो बचपन से ही चीजों को मानता नहीं था, वो उन्हें टेस्ट करता था। एक दिन चर्च में झूलते झूमर को देखकर उसने समय को मापने का नया तरीका खोज लिया। आज की क्लॉक्स, वॉचेस और यहां तक कि सैटेलाइट्स में टाइम मेजरमेंट करने का प्रिंसिपल गैलीलियो ने ही दिया था। सदियों तक माना गया कि धरती सबका केंद्र है। उस वक्त दुनिया मानता थी एक ही सच, धरती बिल्कुल बीच में है और सन, मून, प्लैनेट्स सब धरती के चक्कर लगा रहे हैं। इस मॉडल को कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल। ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम, फिलॉसफी और पावर स्ट्रक्चर का बेस था, और बिलीफ को चैलेंज करना मना था। फिर गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया और पहली बार इंसान ने आसमान को ध्यान से देखा। जो दिखा वो शॉकिंग था। मून परफेक्ट नहीं था, उस पर गड्ढे थे जिसे हम आज क्रेटर्स कहते हैं। जुपिटर के अपने मून्स थे, मतलब सब कुछ अर्थ के अराउंड नहीं घूमता। और सबसे बड़ा झटका, वीनस के फेजेस। ये सब एक ही बात कह रहे थे, धरती सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है। ये था हेलियोसेंट्रिक मॉडल, और इस मॉडल में अर्थ खुद घूम रही थी। ये सच साइंस के लिए एक्साइटिंग था, लेकिन चर्च के लिए डेंजरस, क्योंकि अगर धरती घूम रही थी तो सदियों से जो पढ़ाया जा रहा था वो गलत था, और अगर वो गलत था तो अथॉरिटी हिल जाती। गैलीलियो बोला, मैं गॉड के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। लेकिन सच देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चर्च ने गैलीलियो को वार्निंग दी, खामोश रहो, इस थियरी को फैक्ट की तरह मत सिखाओ। कुछ सालों तक गैलीलियो चुप रहा, लेकिन सच ज्यादा देर चुप नहीं रहता। 1632 में गैलीलियो ने अपनी किताब लिखी। उसने दोनों मॉडल्स को कंपेयर किया और सच बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चर्च गुस्सा हो चुका था। गैलीलियो कोर्ट में खड़ा था, अकेला, बुढ़ा, और सामने सबसे पावरफुल सिस्टम। चर्च लीडर्स बोले, अगर अर्थ मूव करती है तो बाइबल की इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। गैलीलियो ने जवाब दिया, बाइबल हमें हेवन का रास्ता सिखाती है, साइंस हमें हेवन का काम समझाता है। यह स्टेटमेंट चर्च को डेंजरस लगा। उससे कहा गया, अपनी बात वापस लो या जिंदगी भर सजा भुगतो। गैलीलियो टूट गया। उसने अपने ही सच को झूठ बोल दिया। लेकिन कहा जाता है, जब वो कोर्ट से निकल रहा था तो धीरे से बोला, फिर भी धरती घूमती है। अगर गैलीलियो सही होता तो एरिस्टोटल गलत होता। चर्च को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। चर्च ने गैलीलियो को जेल नहीं भेजा, हाउस अरेस्ट में रखा, लाइफ लॉन्ग। उसकी बुक्स बैन कर दी, उससे पब्लिक में बोलने से रोका। गैलीलियो को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो अंधा हो गया, लेकिन उसकी सोच कभी अंधी नहीं हुई। उसने वहीं बैठकर मोशन और फिजिक्स पर अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखा। चर्च ने गैलीलियो को इसलिए अपोज नहीं किया क्योंकि वो गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो टाइम से आगे था। 1642 गैलीलियो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका सच रुका नहीं। गैलीलियो को चुप कराया जा सकता था, लेकिन उसके आइडियाज को यूरोप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि यूरोप के दूसरे हिस्सों में उसकी बुक्स पढ़ी जा रही थीं, यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट्स के हाथों में। चर्च गैलीलियो को रोक सकती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस, यूनिवर्सिटीज और क्यूरियोसिटी को नहीं।
और उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था आइजैक न्यूटन। और इसी वजह से न्यूटन तक गैलीलियो का काम पहुंचा और लॉज ऑफ मोशन की डिस्कवरी हुई। न्यूटन ने गैलीलियो के सवालों को पढ़ा और उन्हें इक्वेशंस बना दिया। न्यूटन ने ओपनली एक्सेप्ट किया, आई बिल्ट ऑन द वर्क ऑफ गैलीलियो। इफ आई हैव सीन फर्दर, इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। उन जायंट्स में गैलीलियो भी था। आज हम जो ग्रेविटी, मोशन और यूनिवर्स को समझते हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हुई जब एक इंसान ने कहा। गैलीलियो हमें यह सिखाता है, सच को देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि जो सवाल पूछता है वही हिस्ट्री बदलता है। गैलीलियो ने दुनिया को एक सच दिखाया था, लेकिन उसने एक सवाल छोड़ दिया। अगर धरती और प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो उन्हें घुमा कौन रहा है? इसी सवाल का जवाब एक और इंसान ढूंढने वाला था। उसका नाम था आइजैक न्यूटन। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव वुल्सथॉर्प। गैलीलियो की मौत के सिर्फ एक साल बाद एक कमजोर सा बच्चा पैदा होता है। लोगों को लगता है ये जिंदा भी रहेगा या नहीं। आइजैक न्यूटन प्रीमैच्योर बेबी था, मतलब वो टाइम से पहले पैदा हुआ था। उसकी बॉडी फुली डेवलप नहीं हुई थी। उस जमाने यानी 17वीं सेंचुरी में मॉडर्न हॉस्पिटल्स नहीं थे और कोई एडवांस्ड मेडिसिन्स नहीं थी, इसलिए प्रीमैच्योर बेबीज का बचना रेयर था। डॉक्टर्स और फैमिली को लगता था ये बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन न्यूटन सरवाइव कर गया। न्यूटन के फादर एक फार्मर थे। न्यूटन अपने फादर को कभी देख ही नहीं पाया, क्योंकि वो न्यूटन के बर्थ से 3 महीने पहले ही मर गए थे। बिना अपने पिता के और कमजोर शरीर के साथ न्यूटन की जिंदगी स्ट्रगल से शुरू हुई। उसकी जिंदगी के शुरू के पल ही अधूरे थे। जब न्यूटन सिर्फ 3 साल का था, उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और फिर न्यूटन को छोड़कर अपने नए पति के साथ चली गई। न्यूटन को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया गया। सोचो, एक छोटा सा बच्चा बिना अपने पेरेंट्स के कैसे सरवाइव कर रहा होगा। न्यूटन बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर बहुत गुस्सा भरा था। बाद में न्यूटन ने खुद लिखा कि उसे अपनी मां पर इतना गुस्सा आता था कि वो सोचता था कि उनका घर जला दूं। ये सिर्फ एंगर नहीं था, ये एक टूटा हुआ बचपन था। न्यूटन अकेला था, शांत और ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में पूरी दुनिया चल रही थी। न्यूटन को लोगों से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट था। घड़ियां, खिलौने, हवा, रोशनी। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, न्यूटन सोच रहा था, चीजें गिरती क्यों हैं? न्यूटन के पास दोस्त कम थे, लेकिन उसके पास बुक्स थी। एक बुक थी, द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर एंड आर्ट। इसी बुक से न्यूटन ने मशीन्स बनाना, नेचुरल फिनोमेना समझना सीखा। बुक्स उसके लिए टीचर्स भी थी और फ्रेंड्स भी थी। न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचता है। यही पहली बार वो एक नाम बार बार सुनता है, गैलीलियो गैलीली। न्यूटन गैलीलियो के काम को पढ़ता है, मोशन के रूल्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, प्रोजेक्टाइल पाथ्स। न्यूटन समझ जाता है गैलीलियो ने मूवमेंट को समझा है, लेकिन उसका रीजन अभी मिसिंग है। 1665 इंग्लैंड। एक अजीब सी खामोशी शहरों पर छा रही थी। गलियों में शोर कम था, लेकिन डर हर जगह था। हर रोज लोग मर रहे थे। प्लेग कोई नॉर्मल इलनेस नहीं थी, ये ऐसी डिजीज थी जिसमें लोग 2-3 दिन के अंदर मर जाते थे। डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं था और कोई वैक्सीन्स नहीं थी। एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। घर के दरवाजों पर निशान लगते थे, अगर किसी घर में प्लेग हो तो पूरा घर बंद।
लोग अपने ही रिश्तेदारों से दूर भागने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कोरोना के टाइम देखा। दरवाजों पर निशान लग रहे थे, घर बंद हो रहे थे, शहर खाली हो रहे थे। यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, कैम्ब्रिज पूरा खाली करवा दिया गया। क्लासेस नहीं, टीचर्स नहीं और कोई भी स्टूडेंट्स नहीं। आइजैक न्यूटन को भी कैम्ब्रिज छोड़ना पड़ा। वो घर वापस चला गया, अकेला। लेकिन जहां दुनिया पैनिक कर रही थी, न्यूटन ने सोचना शुरू किया। लोग आइसोलेशन से डरते हैं, न्यूटन ने आइसोलेशन को अपॉर्चुनिटी बना लिया। बाहर मौत थी, अंदर आइडियाज जन्म ले रहे थे। इसी लॉकडाउन में ग्रेविटी सोची जा रही थी, इसी साइलेंस में कैलकुलस लिखी जा रही थी। दुनिया रुक गई थी, न्यूटन का दिमाग चल रहा था। जब दुनिया डर से बंद हो गई, तब न्यूटन के लिए यूनिवर्स खुल गया। अकेला, बिल्कुल अकेला। और इसी आइसोलेशन में हिस्ट्री का सबसे पावरफुल थिंकिंग पीरियड शुरू होता है। कैम्ब्रिज में आकर न्यूटन ने दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया। वो सिर्फ पढ़ता था, सोचता था और खुद से बात करता था। न्यूटन मानता था सच शोर से नहीं, शांति से जन्म लेता है। अ लाइफ लॉक्ड इनसाइड रूम्स। वो कहीं नहीं जाता था, सफर लगभग कभी नहीं। इंग्लैंड के बाहर तो कभी गया ही नहीं। न्यूटन अपने कमरे में ही रहता था, जैसे दुनिया उसी छोटी सी जगह में सिमट गई हो। एक्सट्रीम डिसिप्लिन। वो हफ्तों नहीं, सालों तक एक ही रूटीन में जीता रहा। 7 दिन काम, 18 घंटे रोज। I am trying to understand the laws of universe. न्यूटन खुद को पुश करता था, खुद को ड्राइव करता था, क्योंकि उसे पता था ऑर्डिनरी एफर्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं होती। न्यूटन के पास अपनी लाइब्रेरी थी, 1600 से ज्यादा किताबें। उसके लिए दुनिया लोगों से नहीं, पेजेस से बात करती थी। बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, आइडियाज, यही उसका सोशल लाइफ था। उस टाइम कैम्ब्रिज में मस्ती चल रही थी। ड्रिंकिंग, पार्टीज, गांव की लड़कियां, रात भर हंगामा। लेकिन न्यूटन ये सब देखकर सिर्फ एक ही बात सोचता था, ये सब मेरा रास्ता नहीं है। They laugh, they drink, they waste their nights. I choose silence. टेम्पटेशन से लड़ने के लिए न्यूटन ने अपना रूल बना लिया। वो लिखता है, डिजायर से सीधा फाइट मत करो, बस अपना दिमाग बिजी रखो। पढ़ना, सोचना, काम करना। न्यूटन अपने आप को अपने काम पे पूरी तरीके से डिवोट कर दिया, वो नहीं 18 आवर्स डेली। हमें लगता है न्यूटन बाय बर्थ जीनियस था, जैसे उसके दिमाग में सब कुछ पहले से लिखा था। पर सच बिल्कुल अलग है। न्यूटन जीनियस नहीं पैदा हुआ था, वो मेहनती बना। दिन के 18 घंटे पढ़ना, महीनों तक बाहर ना निकलना, एक ही प्रॉब्लम पर बार बार सोचना। ये टैलेंट नहीं होता, ये डिसिप्लिन होता है। जीनियस वो नहीं जो तेज सोचे, जीनियस वो है जो थकता नहीं। लेकिन एक सवाल न्यूटन के लिए सबसे ऊपर था, प्लैनेट्स स्पेस में मूव कैसे करते हैं? इस सवाल ने न्यूटन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। अगले 18 महीने न्यूटन ने दिन और रात का फर्क भुला दिया। वो मुश्किल से खाता था, मुश्किल से सोता था और किसी से मिलता भी नहीं था। सिर्फ एक ही चीज थी, सोचना, लिखना, कैलकुलेट करना। गैलीलियो ने प्रूव दिया था कि चीजें जमीन पर कैसे गिरती हैं, लेकिन गैलीलियो मानता था जमीन और आसमान अलग अलग सिस्टम्स हैं। मून और प्लैनेट्स के लिए अलग रूल्स होने चाहिए। ये सोच हजारों साल पुरानी थी। न्यूटन ने कहा, नहीं, अगर एप्पल अर्थ पर गिरता है तो मून अर्थ पर क्यों नहीं गिरता? न्यूटन को लगता था एक ही लॉ जमीन और आसमान दोनों पर काम करता है। न्यूटन ने सोचा, अगर ग्रेविटी सेब और चांद दोनों को अफेक्ट करती है, तो फिर जुपिटर और उसके मून्स पर भी काम करनी चाहिए, और फिर पूरा सोलर सिस्टम। ये एक डेंजरस लीप था। न्यूटन ने कहा, ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स में काम करती है, हर चीज पर, हर जगह। ये बात उस वक्त के लिए इमेजिनेशन से भी आगे थी।
न्यूटन ने इस लॉ को नाम दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसे एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया। सिंपल लेकिन यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये रेवोल्यूशन था। इस लॉ ने बताया प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं, मून्स ऑर्बिट में क्यों रहते हैं, टाइड्स क्यों आते हैं, और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स समझा जा सकता है। न्यूटन के लिए ये सब गॉड के खिलाफ नहीं था, उसके लिए ये गॉड को समझने का तरीका था। न्यूटन ने खुद लिखा, यूनिवर्स का ये अमेजिंग सिस्टम सिर्फ एक इंटेलिजेंट और पावरफुल बीइंग से ही आ सकता है। रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स को लगता था न्यूटन सिर्फ लाइट और ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है, लेकिन न्यूटन अब केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया था। अगले वीडियो न्यूटन में को एक चीज समझ आ जाती है, जो फोर्स एप्पल को गिरा रही है वही फोर्स प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रख रही है, ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटी। न्यूटन ने एक बुक पब्लिश की, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, ये बुक थी यूनिवर्स के रूल्स। इस बुक ने बताया प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है, मोशन कैसे प्रिडिक्ट होता है। साइंस पहली बार इतनी पावरफुल हो गई थी, यूरोप के साइंटिस्ट हैरान थे। लेटर्स लिखे जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज में डिस्कस हो रहा था, रॉयल कोर्ट्स में नाम घूम रहा था, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। रॉयल सोसाइटी ने माना ये आदमी साइंस में रेवोल्यूशन ला रहा है। न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया गया और इंग्लैंड का सबसे पावरफुल साइंटिस्ट माना गया। अब वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं था, वो अथॉरिटी था। द टाइटल सर। 1705 क्वीन एन ने न्यूटन को नाइट किया, स्वॉर्ड शोल्डर पर रखी गई। अब न्यूटन को कहा गया सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के टाइम पर लोग मानते थे व्हाइट लाइट प्योर होती है। न्यूटन को यह बात हजम नहीं हुई। द प्रिज्म एक्सपेरिमेंट बिगिंस। एक अंधेरी रूम में न्यूटन ने एक छोटा सा होल बनाया। उस होल से सनलाइट अंदर आई और उसने उस लाइट को ग्लास प्रिज्म से गुजारा। दीवार पर क्लियरली 7 कलर्स दिखने लगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। न्यूटन हैरान रह गया। न्यूटन ने समझा 7 कलर्स प्रिज्म नहीं बना रहा, प्रिज्म सिर्फ व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा है। मतलब व्हाइट लाइट खुद सभी कलर्स का मिक्स है। ये ऑप्टिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन था। लेंसेज लाइट को सेपरेट करते हैं, इसी वजह से टेलीस्कोप्स ब्लर हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन था मिरर। न्यूटन ने दुनिया का पहला प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया और एस्ट्रोनॉमी कभी पहले जैसी नहीं रही। आज के स्पेस टेलीस्कोप्स, कैमरास, लेंसेज, ऑप्टिक्स सब न्यूटन के इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। न्यूटन ने सिर्फ लाइट को नहीं तोड़ा, उसने सच को स्प्लिट करके दिखाया। रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स को लगता था न्यूटन सिर्फ लाइट और ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है, लेकिन सच कुछ और ही था। उसी साल जब न्यूटन कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बना, उसने चुपचाप 2 फर्नेसेस खरीदे, केमिकल्स जमा किए और कुछ बहुत ही अजीब बुक्स कलेक्ट की। न्यूटन एल्केमिस्ट बन चुका था। एल्केमी साइंस नहीं लगती, पर उस जमाने में ये साइंस की फाउंडेशन थी। एल्केमी एक एंशिएंट साइंटिफिक ट्रेडिशन थी जिसके रूट्स मिडिल ईस्ट, ग्रीस और इजिप्ट तक जाते थे। ये मॉडर्न केमिस्ट्री से पहले की साइंस थी। एल्केमी के गोल सिर्फ गोल्ड बनाना नहीं था। एल्केमी का ऑब्जेक्टिव था नेचर के हिडन लॉज को डिस्कवर करना, जैसे मैटर किस चीज से बना है, चीजें बदलती कैसे हैं, नेचर के अंदर काम करने वाली इनविजिबल फोर्सेस कौन सी हैं। एल्केमिस्ट्स का सपना था फिलोसोफर्स स्टोन। माना जाता था कि फिलोसोफर्स स्टोन बीमारियों को ठीक कर सकती है, इंसान को अमर बना सकती है और लेड जैसे मेटल्स को प्योर गोल्ड में बदल सकती है। सिर्फ एक छोटी सी मंत्रा और मिरेकल। इसी दौरान न्यूटन का ऑप्टिक्स पेपर लंदन में पब्लिश होता है और उसका रिव्यू करता है रॉबर्ट हुक। हुक लिखता है, एक्सपेरिमेंट्स ठीक है, लेकिन जो नया है वो मैंने पहले ही कर लिया था। The experiments are correct, but the discovery is hardly original. The experiments are sound, but the ideas themselves are not entirely new. I had explored these principles long before. न्यूटन टूट जाता है। न्यूटन क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो आर्ग्यू करता, लेटर्स लिखता, ऑब्सेस हो जाता। उसके लिए सवाल उठना पर्सनल अटैक था। लगभग 4 साल तक न्यूटन और क्रिटिक्स लड़ते रहे। These ideas are not new. Others have said this before. You claim too much, Mr. Newton. आखिर न्यूटन ने डिसाइड किया, मैं कुछ पब्लिश ही नहीं करूंगा, और वो दुनिया से साइंटिफिकली गायब हो गया।
कैम्ब्रिज के आइसोलेशन में न्यूटन ने खुद को पूरी तरह एल्केमी में झोंक दिया। गवर्नमेंट ने एल्केमी बैन कर रखी थी, पर न्यूटन रुकता नहीं। आइजैक न्यूटन अब बुढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, हाथ कांपते थे, लेकिन उसके आइडियाज अभी भी यूनिवर्स को चला रहे थे। डेथ ऑफ अ जीनियस। 1727 न्यूटन चुपचाप दुनिया से चला गया। एक इंसान जो नेचर के लॉज लिखकर खुद नेचर का हिस्सा बन गया। न्यूटन के लॉज में ब्रिजेस बनाना सिखाया, मशीन्स चलाई, गाड़ियों को स्पीड दी, रॉकेट्स को स्पेस तक पहुंचाया। हर प्लैनेट जो घूम कर रहा है, हर सैटेलाइट जो ऑर्बिट में है, उन सब के पीछे न्यूटन के लॉज कसाया है। न्यूटन ने खुद कहा था, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। उन जायंट्स में से एक था गैलीलियो। गैलीलियो ने सवाल पूछना सिखाया, न्यूटन ने उन सवालों को लॉज बना दिया, और इसी से शुरू हुई मॉडर्न साइंस की दुनिया। गैलीलियो ने दुनिया को देखना सीखा, न्यूटन ने दुनिया को समझना सीखा, अकेले बैठकर। गैलीलियो क्वेश्चंस सोसाइटी से पूछता था, न्यूटन क्वेश्चंस खुद से पूछता था। गैलीलियो ने आसमान देखा, न्यूटन ने अकेलापन, और दोनों ने यूनिवर्सल लॉज ढूंढ लिए। लेकिन साइंस कभी रुकती नहीं। कुछ चीजें थीं जो न्यूटन के लॉज समझा नहीं पाए। जब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, जब ग्रेविटी एक्सट्रीम हो जाए, न्यूटन के रूल्स थोड़े कम पड़ने लगे। फिर आया एक और क्यूरियस दिमाग, एल्बर्ट आइंस्टाइन। साइंस एक कहानी है जिसमें हर जीनियस अगला चैप्टर लिखता है, और न्यूटन के बाद आइंस्टाइन आने वाला था।